बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। तहरीक अदम एतमाद के लिए ज़ोर शोर के साथ काम जारी है। शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की आज एक और मुलाकात हुई। इस मुलाकात के नतीजे में क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो पाएगी या नहीं? तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए नून लीग ने जो लीडिंग रोल प्ले करना है, क्योंकि उनसे लोग टिकट्स मांग रहे हैं, उनसे गारंटी मांग रहे हैं, तो क्या नून लीग ये गारंटी दे चुकी है या देने के लिए तैयार है? और फिर वो लोग जो टिकट्स मांग रहे हैं, क्या वो पब्लिकली उनको सामने लाया जाएगा, वक्त से पहले सामने लाया जाएगा या नहीं? और इमरान खान साहब के पास कौन कौन से कार्ड हैं जो उन्होंने अपने सीने से लगा रखे हैं? और ये भी जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर कि फौज को क्यों बार बार, इस्टेब्लिशमेंट को क्यों बार बार जो है वो इन मामलात के अंदर धकेला जाता है। शेख रशीद साहब ने आज एक बार फिर कह दिया कि फौज मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है। इन मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ राजा यासर हमायूं सरफराज साहब का। आप सूबाई वजीर हायर एजुकेशन है, आज आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। उनके साथ मुझे ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच साहब ने। आप MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। अली गौहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं राजा यासर हमायूं सरफराज साहब आपसे आगाज करना चाहूँगा सर, और जानना ये चाहूँगा कि अदम एतमाद की तहरीक के लिए जितनी एक्टिविटी अब नज़र आ रही है, इससे पहले माजी के अंदर हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आई। नून लीग जो है वो इस सारे मामले के अंदर लीडिंग रोल प्ले कर रही है, क्योंकि उन्हीं से टिकटें मांगी जा रही हैं और उन्हीं के पास 22 और अब 24 लोगों की जो है वो फहरिस्त मौजूद है, जो आपके लोग हैं और नून लीग में शामिल होना चाहते हैं और टिकट की इंश्योरेंस चाहते हैं। सर, इस सारे मौसम को, इस सारी एक्टिविटीज को किस तरह से काउंटर करेगी तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मिल रहे हैं तो पहले से ऑपोजिशन में है, पहले भी मिलते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी मिलते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, फिर मिलना शुरू करते हैं। तो उनके इससे कुछ फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि अगर उनके पास मेजोरिटी होती आपस में मिलने से, तो अभी तक तो गवर्नमेंट में होते, ऑपोजिशन में किस लिए उन्होंने होना था। अब जहां तक बात आप ये कर रहे हैं कि मजीद क्या होगा, क्या PTI के लोग गवर्नमेंट में से छोड़ के चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखना होता है। क्या उनको ये लगता है कि आने वाली हुकूमत जो है वो नून की बन जाएगी और इसलिए वो इसी वक्त छोड़, 1.5 साल पहले बड़ी हैरत अंगेज बात होगी अगर ये हुई, तो मेरी समझ में आने वाली नहीं है। इनमें जिन लोगों का ये जिक्र कर रहे हैं उनमें बहुत सारे मेरे अजीज भी हैं, तलक वाले भी हैं, मुझे फर्स्ट हैंड भी पता है कि कोई ऐसी बात जो है वो सिर्फ ये टीवी पे ही चल रही है, उनको सूट नहीं करती। सबके पास अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन्होंने नेक्स्ट 1 साल में उनको कंप्लीट कराना है, और उनमें से ईच वन ऑफ देम हैज गॉट देयर ड्यू शेयर, और वो इन प्रोग्रेस है उनका काम। एक बात। दूसरा, अगर अभी फौरी तौर पे तो फ्लोर क्रॉस वो कर नहीं सकते, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग का कानून बड़ा क्लियर है। जैसे वो फ्लोर क्रॉस करेंगे उनको सीट छोड़नी पड़ेगी। तो अगर वो तंग आए रहेंगे, खुदकुश हमला करना चाहते हैं, तो हो सकता है, लेकिन मेरी राय में ऐसे नहीं होगा। सर सवाल ये है कि आपकी हुकूमत की गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो महंगाई का मामला भी आप कंट्रोल से बाहर है, आवाम मुश्किल का शिकार है, पंजाब के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। उस तरह से आप लोग उस्मान बुज़ार साहब की ज़ेर क़यादत जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो 22 लोग कल तक थे, फिर 2 लोगों ने राब्ता कर दिया और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसको कंफर्म कर दिया है। तो सर, जब गवर्नेंस नहीं है, हालात ठीक नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, अवाम को दिखाने के लिए क्या है तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, ये तो आप बात कर रहे हैं ना, ऐसे महंगाई तो डेफिनेटली एक आलमी फिनोमेना है और है, उस पर तो मैं ये नहीं कहूंगा कि महंगाई नहीं है। और ऑब्वियसली जब किसी गवर्नमेंट को 5 साल मिलते हैं तो इस तरह के जो भी क्राइसिस आते हैं उनको अगर वो हैंडल ना कर सके तो इलेक्शन में लोग फिर उसको वोट नहीं देते। तो हमारे अपने सेल्फ इंटरेस्ट में है कि हम महंगाई के खिलाफ कुछ कर लें या इकोनॉमिक ग्रोथ कर लें। अभी हमारे पास 1.5 साल बाकी है। ऑब्वियसली वी विल ट्राई आवर बेस्ट टिल द लास्ट, आखिरी दिन तक कोशिश करेंगे। जहां तक बात है इस बात की कि क्या महंगाई ज्यादा हो जाए तो फिर हमें एतमाद आ जाती है। देखिए, जो आपका इलेक्टेड वाला हल्के में बैठा हुआ है और उसने तो बेसिकली अपना इंटरेस्ट देखना होता है, और महंगाई जो है वो कौन सा कोई और गवर्नमेंट अभी 1 साल के लिए आ जाए फर्ज करें तो वो एकदम कोई दुनियावी हालात चेंज हो जाएंगे और अचानक कोई दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी। ये तो एक लॉन्ग टर्म आपकी स्ट्रेटेजिक जो गलतियां हैं उनके नतीजे में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। कोई 1 दिन में या 2 सालों में ये नहीं हो जाता। तो ये तो सर, आपके ख्याल में ये नैरेटिव आवाम बाय करने के लिए तैयार है कि जी महंगाई चूंकि आलमी फेनोमेना है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की वजह से एक प्रोपेगेंडा जो है वो मीडिया चैनल्स पे
और एक बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन के जरिए किया जा रहा है ना कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं है, खुदा ना खास्ता। सर आप तो यकीन करें, हम किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं है सर। गुजारिश ये है कि आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो चुका है। मेरी यार सुन लेना जी, कि जब आप अवाम में जाते हैं ना तो आपको अवाम के रिस्पॉन्स से समझ आ जाती है। खान साहब गम एक बड़े छोटे ऐसे जिले में जो कि नून का गढ़ भी समझा जाता है, और वहां पे वो साल बड़े स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद हैं कैंडिडेट नून लीग के, वहां पे जिस तरह की ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ मुझे। और उसके अलावा एक छोटे जलसे हमने किए जिस एक टेस्टिंग होता है कि टेस्ट किया जाता है, लिटमस टेस्ट, कि क्या अवाम सारी आपके खिलाफ है, आपके साथ है। तो बहुत अल्लाह के फजल से हमें अभी तक वार्म रिस्पॉन्स है। ठीक हो गया। अली गौहर साहब के पास जाता हूं और उनसे रिस्पॉन्स लेता हूं, फिर मैं आता हूं कि मंडी बहाउद्दीन के अंदर अगर पब्लिक को आपने वहां पर जमा कर लिया है तो इसका यह मतलब है कि क्या पूरे पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है कि नहीं? अली गौहर साहब, आप क्या समझते हैं? ये हुकूमत समझती है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और अदम एतमाद को लाना इस वक्त उन लोगों के लिए भी सूट नहीं करता, क्योंकि हर जगह पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हर जगह पे उन्होंने अब डिलीवर करना है। 1.5 साल तो बाकी रह गया, अब तो डिलीवरी का टाइम शुरू हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, राजा साहब बात कर रहे थे, मैंने उनकी सारी बात बड़े गौर से सुनी है। और राम साहब, बात यह है कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि वाकई अब 1.5 साल बाकी है। आपको पता है कि ये तहरीके अदम एतमाद के हवाले से तमाम अपोजिशन ने ये मुस्तकिल तौर पर फैसला किया, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो ये हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। ये लोग मतलब है कि वोट चोरी करके जो है वो उस पर इक़्तिदार पर काबिज हुए, और फिर उसके बाद ये नहीं कि ये सिर्फ हम बातों की हद तक ये बात करते हैं या मुखालफत में करते हैं। आपने डस्का के इलेक्शन में देखा कि ये एक्सपोज हुए, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो रंगे हाथों इनको वोट चोरी करते हुए पकड़ा। फिर मुल्क की मईशत जो है वो मतलब है कि इतने पाकिस्तान की तारीख में इतनी बुरी तरह से तबाह नहीं हुई जिस तरह से कि इमरान खान के टाइम में हुई। और आप देख लें कि आज करप्शन कितनी आम है, और जिसमें इनके हुकूमत के सरकर्दा लोग इमरान खान और साथ इनके चीफ मिनिस्टर के ज़ेरे क़यादत जो है वो मुलव्वस है। और फिर उसके बाद आप ये देख लें कि जो महंगाई और बेरोजगारी है, लोगों का मतलब है कि जीवन हो चुका है, और नित नए रिकॉर्ड कायम किए जाते हैं महंगाई के। आप देख लें कि सर अली गौहर साहब, राजा साहब फरमा रहे हैं कि अवाम इस नैरेटिव को बाय करती है कि इंटरनेशनली महंगाई है, और ये एक दिन में महंगाई नहीं हुई, आप लोग उसके जिम्मेदार हैं, पीपल्स पार्टी उसकी जिम्मेदार है। नहीं, देखिए, गुजारिश ये है कि अगर मतलब है कि हमारे टाइम में जो महंगाई थी वो तो 4% पे थी, अब तो 20 से भी क्रॉस कर गई है। बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि हमारे टाइम से कंपैरिजन करें, 2013 से लेकर 2017 तक का जो हमारा टाइम था उसके साथ बिल्कुल कंपैरिजन करें। हमारे टाइम में चीनी का क्या रेट था, हमारे टाइम में आटे का क्या रेट था, हमारे टाइम में अद्वियात का क्या रेट था, हमारे टाइम में बिजली का क्या रेट था। मैं बिजली की आपको मिसाल दे दूं कि चूंकि मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है इसमें से 90% लोग जो है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। हमारे वक्त में उनको बिजली का यूनिट 5 रुपए में मिलता था, आज 25 रुपए में मिल रहा है, 30 रुपए में बिजली का यूनिट। इसी तरह से खाद आप देख लें, नापैद हो चुकी है। 10-10 हजार 12-12 हजार रुपया लोग हाथ में पकड़ कर डीएपी की खाद ढूंढने की, यकीन करें। लेकिन सर इसके बावजूद मंडी बहाउद्दीन के अंदर भी आपने देखा एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। पिछले दिनों वो मियांवाली गए, मियांवाली के अंदर उन्होंने जलसा किया, एक बहुत बड़ी तादाद अवाम की जो है वो खान साहब के साथ खड़ी थी। तो क्या अवाम जो है वो जलसों के अंदर जाके भी बाइकआउट तो कर सकती है ना? जब वो वहां जा रही है, अभी भी स्ट्रीट पावर उनके पास है, तो इट मीन्स कि अवाम ये चाहती है कि खान साहब की पॉलिसीज ठीक है और वो कंटिन्यू करें। नहीं, बात ये नहीं है, आप जलसों से कंपैरिजन इनके नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि ये जलसे इमरान खान पीटीआई के लीडर के नहीं है, ये जलसे एक वजीर आजम के, और पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होती है इन जलसों को भरने के लिए। और वो मतलब है कि जिस दिन इमरान खान सड़कों पर आएगा तो फिर इसको पता चलेगा कि सड़क पर अकेले ही खड़े हैं, कोई इर्द गिर्द नहीं खड़ा। हाँ, मैयर जो है इस चीज को चेक करने के, राजा साहब को सियासी घराने के हैं, उनको खुद पता है, वो होते हैं इलेक्शन। 14 दिन में इलेक्शन हुए, 13 सीटें हुकूमत ने हारी।
फिर आप देख लें KPK का बल्दियाती इलेक्शन के हार चुके हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, पंजाब में नून लीग ने क्लीन शीट ये आपका वैलिड पॉइंट है। मैं राजा साहब के सामने रखता हूं, मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो राजा यासर हुमायूं सरफराज साहब से पूछेंगे कि अवाम ने किस तरफ जाना है, उसका फैसला जो है वो या तो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की सूरत में देखा जाएगा या फिर जो गैलप सर्वे हो रहे हैं उन सर्वेस के नताइज की सूरत में भी ये बात ऑब्जर्व की जाएगी। एक सर्वे भी आपके सामने रखूँ, एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। राजा यासर हुमायूं सरफराज साहब, सर गुजारिश ये है कि अवाम आपके साथ खड़ी है कि नहीं? हम रोड पर निकलते हैं माइक लेकर तो अवाम से पूछते हैं तो अवाम महंगाई का रोना रोती है। आप कहते हैं महंगाई इंटरनेशनल फेनोमिना है और अवाम इस बात को समझती है। दूसरी बात यह कि गैलप सर्वे हुआ, उस गैलप सर्वे में इमरान खान साहब की मकबूलियत की दो बुनियादी वजूहात सामने आई जो अवाम ने रिस्पॉन्ड किया। पहली वजह थी पंजाब में बैड गवर्नेंस और दूसरी वजह थी महंगाई। और ये जो आप कह रहे हैं कि अवाम आपके साथ खड़ी है कि नहीं, उसको जांचने का एक और पैमाना भी है और वो है ज़िमनी इंतखाबात। ज़िमनी इंतखाबात के तमाम नताइज सवाए एक सियालकोट के इलेक्शन के, ये तमाम नताइज जो हैं वो आपकी मुखालफत में आए, तो इससे क्या मुराद है सर? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो आपने सर्वे की बात की ना, ये कोई यहाँ पे ज्यादा साइंटिफिक सर्वे पाकिस्तान में होते नहीं है। और जिस तंजीम की आप बात कर रहे हैं वो तो सबको पता है कि मखसूस सियासी जमात जो है वो उसकी बैक पे होती है और जो जिस तरह चाहते हैं करवा लेते हैं, बड़ा लिमिटेड से डेटा पे वो करते हैं और डेमोग्राफिक्स भी उनके प्रॉपर नहीं होते उनकी। मैंने जो सर्वे के पहले भी आज तक कभी उसमें उस सर्वे में आज तक कभी भी हम नहीं आगे आए, उसके बावजूद इलेक्शन जीत आए। जहाँ तक बात आपने ज़िमनी इलेक्शन की देखिए, उसमें एक चीज देखनी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ सीटें PTI ऐसी भी आ रही जो पहले वो जीती हुई थी, लेकिन 90% सीट्स ऐसी थी जो ऑलरेडी नून लीग की थी और उसमें PTI ने हर सीट पे इम्प्रूवमेंट ही दिखाई है अपने वोट से। ऐसे नहीं हुआ कि वोट हमारे कम हो गए। अगर पहले किसी सीट पे 40,000 थे तो अब 70,000 भी लिए हमने। और स्पेशली सेंट्रल पंजाब जो कि नून लीग का गढ़ है, गुजरांवाला डिवीजन है या लॉर्ड डिवीजन है या ये तो बिल्कुल बेसिकली स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं नून लीग के। हाँ, मैं इस बात में एग्री करता हूँ जो दोनों बातें आपने की हैं कि स्पेशली महंगाई और दूसरा ये तासुर के शायद गवर्नेंस जो है वो उस तरह नहीं है जैसे होनी चाहिए। ये दो बातें, परसेप्शंस डू मैटर और ऑब्वियसली हमने इसको इम्प्रूव भी करना है। सर राइट साहब, एक करप्शन का भी मामला है सर। मेरे सामने ऑडिट रिपोर्ट है 2020-21 की। पंजाब में करप्शन जो है वो बड़ी है। 56 अरब 46 करोड़ की बेजाब्तगियां 2021 की रिपोर्ट के अंदर सामने आई हैं। 268 अरब रुपए का रिकॉर्ड जो है वो गायब हुआ है। तो सर ये क्या मामला है सर? ये बेजाब्तगियां भी तो पंजाब के अंदर ही हो रही है ना? नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। देखें, एक चीज होती है कि हाईएस्ट लेवल पे करप्शन क्या है, दूसरा ये जो आप ऑडिट रिपोर्ट्स है बेजाब्तगी एक चीज होती है और फिर लोअर लेवल की करप्शन एक चीज होती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि परसेप्शन लोगों की यही है और ये लोग फील हम ग्राउंड पे भी कर रहे हैं कि ये लोअर लेवल पे हमने जब इनको आजादी दी सरकारी महकमों को कि हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तो उन्होंने इसका गलत मतलब निकाला और ये एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि पैसे जो है वो ज्यादा खाने शुरू कर दिए। लेकिन हमारा काम ये कि सिस्टम को इम्प्रूव करना और ये परसेप्शन को अपना जो टेन्योर रह गया इसमें ठीक करना। और ये ऐसे नहीं है कि भाई करप्शन जो है वो हमारी कोई हायर लेवल की क्यादत कर रही है या बड़े बड़े खरबों रुपए के टीके लगाए जा रहे हैं। हाँ, कॉमन मैन जो है इन चीजों से जरूर इफेक्ट होता है और इससे परसेप्शन भी खराब होती है और इसको हमें ठीक करने की भी जरूरत है। इसमें मैं इसको डिनाई। तो सर ये 3.5 साल तो गुजर गए, फिर कब करेंगे? सवाल ये है सर। आपके गवर्नमेंट जो है ना जी वो 5 साल की होती है, हमारे तो 6 महीने गुजरे थे तो तब यही सवाल पूछना लोगों ने शुरू कर दिया था। आपका बेसिकली टाइम जो होता है 5 साल होता है। 5 साल में अगर आप ठीक कर लें तो वेल एंड गुड, नहीं ठीक करें तो ऑब्वियसली लोगों के पास राइट है कि वो जिसको मर्जी वोट दें अगले इलेक्शन में। यानी आप ये राइट साहब, आप ये एडमिट कर रहे हैं कि महंगाई भी है, बैड गवर्नेंस भी है, कहीं ना कहीं करप्शन भी है, ये तमाम मामलात हैं, लेकिन हम ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो तमाम लोग जो है ना, देखें आपने करप्शन जो है लोअर लेवल की है, जब तक लोग खुद नहीं चेंज होंगे कैसे कोई इमरान खान ने उनको पकड़ के ठीक कर देना है? ये इट्स ड्यू कोर्स में ही ठीक होती हैं चीजें। और यहाँ पे तो मुल्क में जो इखलाकी इक़दार है उनका वैसे ही जनाजा निकला हुआ है। और आपके फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी मिनिस्ट्री की बात बता देता हूँ। मैंने वाइस चांसलर जितनी अपॉइंटमेंट्स है आई मेक श्योर, खुदा को गवाह बना के मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मेरिट पे की थी। लेकिन अब वो आगे अपने यूनिवर्सिटीज में जाके करप्शन शुरू कर दें। अब मैं उनको पकड़ने का प्रोसेस शुरू किया हुआ है। अभी मैंने नोटिस लेने शुरू किए हुए हैं कि जनाब किस किस जगह पे ये इनकी, बल्कि खान साहब के इलाके में यूनिवर्सिटी है उसमें जैसी शिकायत आई उनको नोटिस लेना शुरू कर दिया। तो प्रोसेस इसी चीजों को हमने ठीक करना है ना। कोई जादू की छड़ी तो मेरे पास नहीं है ये खान साहब के पास कि मुल्क के तमाम लोग नेक हो जाएं।
मुल्क के लोग ये कहते हैं कि हम चेंज ना हो, और जो है एक सर इमरान नहीं, खान सर नहीं, राय साहब मसला ये है कि आप जिस एहतसाब के बयानिए को लेकर आए थे, जिसके अंदर आपने चोर और डाकू कहा था साबिक हुक्मरानों को, मसला ये है कि आप उनकी भी कोई करप्शन पकड़कर सामने नहीं ला सके, किसी का ट्रायल शुरू ना करवा सके, आपको वहां पर भी एहतसाब के बयानिए के अंदर आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, उसका इम्पैक्ट फिर ओवरऑल तो पड़ता है। उनका देखें, इतने वो वेल एंट्रेंच्ड हैं हर तरह, और सिस्टम से इतनी वो रिलीफ ले लेते हैं कि ये एक बदबूदार सिस्टम बन चुका है फ्रैंकली स्पीकिंग। सर इसके बावजूद कि आप हुक्मरान हैं और ताकत में हैं और आप बेबस हैं उनके सामने। डेफिनेटली उसके हुक्मरान रहते हुए भी इन तमाम माफिया के खिलाफ जदोजहद करना एक बहुत बड़ा काम है। हमारा वोटर जो है ना सिर्फ ये बिलीव करता है बल्कि बाय भी करता है। मेरे साथ ही रहेगा अली गौहर साहब से मौकफ लेते हैं। अली गौहर साहब, माफिया हैं आप लोग और इतने मजबूत हैं कि आज तक आप तहरीक इंसाफ को जो कामयाबी नहीं मिल सकी वो इस वजह से नहीं मिल सकी क्योंकि आपकी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं सर, और ये बेचारे वो परफॉर्म नहीं कर सके जिसकी वजह से जो है वो मसाइल जन्म लेते हैं। जी देखिए असलान, बड़ी सिंपल बात है कि माफिया तो वक्त में साबित कर दी कि माफिया कौन है। माफिया तो वो बैठे हुए हैं जो मीडिया अपने बिठाए हुए हैं, जिनमें चीनी के माफिया बैठे हुए हैं, जिनमें आटे वाला चोरी करने वाला माफिया बैठा हुआ है, जिनमें रिंग रोड स्कैंडल वाला माफिया बैठा हुआ है। ये वो पार्टी है जिसमें कोरोना का फंड जो अरबों रुपए की शराब के तौर पर पैसा पाकिस्तान के अवाम को मिला बाहर के ममालिक से, उस पर भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट दी कि वो फंड भी ये खा गया। खास तौर पर KPJ में तो बिलखसूस बहुत ज्यादा करप्शन हुई इस चीज में। तो ये तो एक बड़ी तवील मतलब लिस्ट है माफिया की। तो यही वजह आज की जो मईशत है, जिस खराब और जिस तबाहशुदा मईशत का ये सहारा ढूंढते हैं कोरोना का और उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, उसकी असल वजह कोरोना नहीं है, उसकी असल वजह इनकी करप्शन है, इनके वज़रा की करप्शन है। इमरान खान के इर्द गिर्द बैठे हुए माफिया वो माफिया जो उन्होंने खुद अपने इर्द गिर्द बिठाए हुए। आप देखें, इस बात की तो चर्चे आम है कि घरों के खर्चे कौन चलाता है, और फिर आज मतलब के साथ ध्यान लगाया जाता है, सहाफियों के ऊपर मुकदमात कायम किए जाते हैं, FIA से उनको हरासा किया जाता है। तो मकसद ये है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो माफिया हैं उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया। लेकिन सर ये माफिया एक दिन में प्रमाण तो नहीं चढ़ता ना। इस माफिया की कहानी इस मुल्क के साथ जुड़ी हुई है। पहले दिन से इस मुल्क को इसी माफिया ने खोखला किया है, इसकी बुनियादों को, जड़ों को कमजोर किया है। गो के अब तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में वो माफिया बैठा हुआ है, वो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सर उसमें कंट्रीब्यूशन तो आप लोगों का भी है कि आप लोग भी उसका सर कलम नहीं कर सके। नहीं, बात ये है कि देखिए अच्छाई और बुराई हर जगह होती है, लेकिन सूरत ये है कि उन माफिया वो होते हैं। हमने माफिया को वजारतों में नहीं बिठाया, हमने माफिया को हुकूमतों में नहीं बिठाया था, हमने माफिया का शेड्यूल टाइट किया था। और दूसरी बात यह है कि आपकी कारकर्दगी बोलती है कि आपने माफिया को प्रमाण कराया है या हुकूमत को डिलीवर किया। लेकिन जब हमारा टाइम था तो उस वक्त महंगाई कम थी, GDP ग्रोथ रेट बेहतर हुआ था, लोगों की जिंदगियों के ऊपर उसके असरात वाज़ेह नजर आ रहे थे। आपको पता है कि हेल्थ और एजुकेशन में पंजाब में बहुत काम होता था। आज किसी हॉस्पिटल में सर इन्होंने सेहत कार्ड मुतारफ करवा दिया, फी खानदान 10 लाख रुपए। सर इतना आउटस्टैंडिंग काम है, गरीब आदमी दुआएं दे रहे हैं इनको। सर कार्ड जो है ना वो आपको फेसबुक और ट्विटर पर बड़े नजर आएंगे, लेकिन अमली तौर पर हालात यही मैं कह रहा हूँ। आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहां पर सिगरेट की बजाय जब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है तो पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैंसर की दवाई तक हॉस्पिटल में इन्होंने खत्म कर दी। और वो जो कार्ड है उसमें अगर आप TOR पढ़े तो आपको बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं, एक लंबी लिस्ट है, वो फिर पढ़ के टाइम लग जाए, जिसको जिन लोगों को तो वो फिल्टर नहीं कर सकते। मतलब अली साहब मुझे एक ब्रेक पे जाना है। नहीं हो सकता। ठीक हो गया सर, अब मुझे आप इसको डिसऑन करते हैं, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं। तो फिर राजा यासर हमायूं सरफराज साहब से पूछूंगा कि शेख रशीद साहब ने आज एक बार फिर कहा है कि फौज जो है वो मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है और वो फौज पॉलिसी 20-20 साल के लिए बनाती है। क्यों बार बार जरूरत पेश आती है ये यकीन दहानी करवाने की आपकी जानिब से, आपके वज़रा की जानिब से
कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट का साथ हमारे साथ ही है और हम ही 5 साल पूरे करेंगे, बल्कि अगले 5 साल भी जो है वो इस सहारे की वजह से हमें मिलेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ये बात पूछेंगे, मेरे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। राजा साहब, सर गुजारिश ये है कि आज फिर शेख रशीद साहब ने बयान दिया कि फौज ने वाज़ह कर दिया कि हम मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हैं और उनकी पॉलिसी 20-20 साल के लिए होती है। सर ये ओपोजिशन कहती है कि आप बैसाखियों के सहारे खड़े हैं। सर ये क्यों बार बार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और फौज को सियासत के अंदर जो है वो धकेला जाता है हुकूमत की जानिब से? देखिए, ये तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि अपोजिशन की जानिब से भी इस्टेब्लिशमेंट को बार बार घसीटा जाता है और ये ओवर यूज हो गया लफ्ज मेरा ख्याल है। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि नहीं घसीटना चाहिए किसी को भी, चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो। और कुछ लेकिन अनफॉर्चुनेट है। तो सर ये इसके सहारे कब तक चलेंगे? बैसाखियां हैं, ये फोन कॉल्स करवाते हैं आप लोग, फोन कॉल्स फिर से शुरू हो चुकी हैं, मरियम औरंगजेब कहती हैं। देखिए, ये तो देखिए उनकी भी रोज की, मैंने अभी पहले अर्ज की ना कि कंट्रोवर्शियल बनाना इदारों को किसी के लिए भी बेहतर नहीं है, ना हुकूमत के लिए ना अपोजिशन के लिए। और ये एक हमारा बस बयानियां बन गए। मैं समझता हूँ, मैं इस पर बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं नहीं समझता कि कौमी इदारों को डिस्कस जमहूरियत की एसेंस के खिलाफ है, आप एग्री करते हैं? जमहूरियत की एसेंस की बात ही नहीं है। दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक में एस्टेब्लिशमेंट होती है, एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है, लेकिन वो चुप करके अपना काम कर रहे होते हैं। तमाम इवन अमेरिका जैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक मुल्क है, वहां पे भी एक एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, लेकिन वहां के सियासतदान इसको खाम खा ओवर यूज नहीं करते। हमारे तमाम सियासतदानों ने इस लफ्ज को एक तरह से ना मिस यूज और ओवर यूज किया। सर गुजारिश ये है कि ओपोजिशन इंतशार की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से कोई सियासी हादसा हो सकता है, ऐसा प्रिडिक्ट किया है जनाब शेख रशीद साहब ने। ये सियासी हादसे से क्या मुराद है? आप क्या समझते हैं? आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? आप ऐसा ना करें कि मुल्क जो है वो किसी खुदा न खास्ता सियासी हादसे की तरफ चला जाए। जी जी, वो जिस जज ने मियां नवाज शरीफ साहब की सलाह सुनाई थी, फिर आपने देखा कि किस तरह से जज की वीडियो आई और वो वफात भी पा गए। तो मकसद ये है बात करने का कि ये तो हमेशा इंतशार तो उस वक्त फैलता है जब जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ साजिश की जाती है। अच्छा अली गौहर बलोच साहब, फिर एक जवाब और दें कि आप तमाम लोगों से एलानिया मुलाकातें कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब से खुफिया मुलाकात क्यों की गई? देखिए, बात ये नहीं है, बात एक स्ट्रेटेजी होती है। जाहिर है तरीके अपने इत्तेमाद में आपको पता है बड़ा लिमिटेड सा ग्राउंड होता है। वही लोग जो असम्बली के अंदर बैठे हैं, अगर के वो हुकूमती सभों में बैठे हो, उनको अपने साथ मिलाने के लिए इस तहरीक में आपको कन्विंस करने के लिए रास्ता जरूरी है। और कोई ठीक हो गया। आखिर में सर मेरे पास वक्त कम है, राजा साहब कमेंट कीजिएगा प्लीज कि जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक तहरीक इंसाफ क्या सोचती है? क्या राब्ते बढ़ाए जाएंगे? इमरान खान साहब जहांगीर तरीन साहब से कोई राब्ता कर सकते हैं मुस्तकबिल में? जहांगीर तरीन साहब राब्ते में पार्टी का हिस्सा है ना, उन्होंने कैटेगोरिकली बताया है कि वो पार्टी को ही नहीं छोड़ रहे। और दूसरी बात यह है कि खुफिया मुलाकात इसलिए कि मुलाकात हुई जो कोई नहीं, सिर्फ एक शोशा है। नहीं सर, फयाजुल हसन चौहान साहब ने कंफर्म कर दिया कि मुलाकात हुई है, मखदूम अहमद महमूद साहब के घर पे हुई है, फयाज साहब का बयान है। मखदूम अहमद महमूद साहब ने जो बताया कि कोई हुई, तो बहरहाल ये तो ऐसी ही बातें हैं, इस पे क्या बहस मैं करूं आपसे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब कभी भी इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे? ना तरीन साहब कहीं जा रहे हैं और उनके ग्रुप के लोग इन टच हैं, बल्कि अक्सर मैंने पहले अर्ज किया कि मेरे कुछ अजीज हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ कुलीग्स हैं, मैं डेली बेसिस पे उनसे बात होती है। कोई प्रोग्राम ये बस ठीक है, अगर है तो फिर ये ले आए तरीके। मेरे पास इसमें इतनी कौन सी टीवी पे बैठ के मैं क्या बहस करूं इस बार। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।